नमस्कार, आवाज़ पे चर्चा पे आपका स्वागत है। नवी मुंबई पॉलिटिक्स में दिग्गजों की कोई कमी नहीं है। एक से एक बड़े लीडर्स हैं जो पॉलिटिकल कोर्स नवी मुंबई का कोर्स डिसाइड कर रहे हैं। पर एक नई लीडरशिप इमर्ज कर रही है नवी मुंबई में, यूथ की लीडरशिप, एक नया जनरेशन जो अपनी आवाज़ सुनाना चाहता है, जो काफ़ी एक्टिव हो रहा है और नवी मुंबई का जो फ्यूचर भविष्य है इन्हीं के हाथों में है। तो हमने सोचा कि हम उन्हीं से जानते हैं कि वो नवी मुंबई के लिए क्या सोचते हैं, नवी मुंबई की पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं, नवी मुंबई के लिए क्या आइडियाज़ हैं उनके और आगे फ्यूचर किस तरह से आ रहा है। हम हमारे यूथ लीडर्स से आपको मिला दें जो आज हमारे साथ में हैं। मेरे साथ बैठे हैं संदीप सुतार जी जो राष्ट्रवादी में हैं, लीडर हैं, फॉर्मर कॉरपोरेटर भी हैं। मेरे साथ लेफ्ट में है निशांत भगत जो बीजेपी में है और यूथ लीडर, पहले हम जो डिस्कस करेंगे कि पहले कांग्रेस पार्टी में थे, उसके यूथ अध्यक्ष भी थे। और उनके साथ बैठे हैं करण मडवी जो शिवसेना से कॉरपोरेटर थे। ऑफकोर्स अब हाउस नहीं है इसलिए टर्म ख़त्म हुआ है। और हमारे साथ में एक नए लीडर हैं शरदुल कौशिक जो अनिल कौशिक साहब हैं, उनके बेटे हैं, जो नवी मुंबई के कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनके बेटे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आवाज़ चर्चा में। संदीप जी, आपसे शुरुआत करते हैं कि हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि जो यूथ लीडर्स हैं उनका एक बहुत अहम रोल हो रहा है और जिस तरह से अभी पिछले कुछ टाइम में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं नवी मुंबई में, उसमें आपका भी एक बहुत बड़ा अहम रोल देखा गया कि पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे हैं, इसलिए मैं उससे ही शुरुआत करूँगा कि शुरुआत से ही आप नायक साहब के साथ में जुड़े रहें। जब उन्होंने हाल ही में बीजेपी में प्रवेश किया, आप भी साथ में गए थे, लेकिन फिर वापस आप एनसीपी में आ गए, जो कि एक बहुत बड़ा शॉकिंग डेवलपमेंट था कि संदीप सुतार नायक साहब को कैसे छोड़ सकते हैं। तो शुरुआत के ये जो नया जनरेशन है अपनी नई थिंकिंग ले रहा है, क्या थिंकिंग थी इसके बीच में? नहीं, मैं जनता को यही बताना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से मैं मेरी फैमिली बैकग्राउंड में पहले बता देता हूँ। मेरे पापा से लेके हम लोग कांग्रेसी थे और जब भी जिस दिन से पवार साहब नया पार्टी एनसीपी ज्वाइन हो गए, तभी से मैं जो फर्स्ट मेंबर हूँ मैं एनसीपी ज्वाइन किया, मतलब तभी से मैं एनसीपी में ही हूँ। भले नाइक साहब तभी शिवसेना में रह चुके हो गए, लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी। नवी मुंबई डेवलपमेंट चाहते, हम लोग भी चाहते, पब्लिक भी चाहती, नागरिक भी चाहते थे। तो नाइक साहब जब भी एनसीपी में आ गए तो जिसे कहते हैं सोने पे सुहागा, ऐसा हो गया था। निश्चित रूप से मतलब पहला राष्ट्रवादी में नाइक साहब आए तो निश्चित रूप से अच्छा काम हो रहा था। और मैं मेरी बात करना चाहता हूँ कि मैं स्टार्टिंग से एनसीपी में रह चुका हूँ और मैं 20 साल नाइक साहब के भी साथ में। लेकिन अभी ये कंडीशन ऐसी थी कि जो अब बोले पार्टी बदलने की बात हो तो मैं मन से नहीं गया था, मैं मेरे दिल से मैं बीजेपी में नहीं गया था। ये है एमएलए का इलेक्शन लग गया, लेकिन मेरे जो कॉन्स्टिट्यूंसी बिलप उनपे उधर तो साहब को टिकट भी नहीं दिया था और तभी तो हमारा टर्म भी ख़त्म नहीं होता। जब भी हम लोग नगर सेवक थे तभी हमारा 4-5 महीना बाकी था, तो हम लोग एक स्टेबल रह के हम लोग शांत बैठे थे। लेकिन मैं जैसे एमएलए का इलेक्शन हो गया तो तुरंत मैं सबको भी बता दिया कि हम लोग मन से दिल से आपके साथ में हूँ, लेकिन बीजेपी में हम लोग काम नहीं कर सकते। और इस तरह मैं एनसीपी में रह के मैं पवार साहब का आशीर्वाद लिया और मैं उधर ही ज्वाइन था और वैसे ही काम चालू रहा हूँ। ठीक है संजय जी, उस पर और डिस्कस करेंगे। एक दूसरा जो डेवलपमेंट था निशांत, आपसे पूछेंगे कि ये भी बहुत बड़ा एक शॉकिंग डेवलपमेंट था कि शुरुआत से कांग्रेस में थे। दशरथ भगत साहब के भतीजे हैं निशांत, सभी जानते हैं, और ख़ुद अपनी आइडेंटिटी है कि यूथ कांग्रेस के लीडर रहे और बार बार इलेक्शन जीतते आए उसमें। और इतना सब होने के बाद आप लोगों ने पार्टी छोड़ दिया? सबसे पहले तो पार्टी छोड़ने की वजह ये मेरे ख्याल से पूरे नवी मुंबई को मालूम रहेगा कि क्यों पार्टी छोड़ी गई। कहीं ना कहीं पे पिछले मैं खुद 13 साल से पार्टी में एक्टिव था। पहले 3 साल मैंने स्टूडेंट विंग में काम किया था, उसके बाद में लगातार 10 साल यूथ कांग्रेस का एज अ प्रेसिडेंट मीरा भाईंदर से लेके बेलापुर तक 3 शहर में यूथ कांग्रेस को बढ़ाने का काम मैंने किया था। लेकिन कुछ सिचुएशन जो बनती गई उसमें कहाँ ना कहाँ पे तो पूरे परिवार पे और स्पेशली काम करने वाले लोगों को पार्टी लेवल से ध्यान नहीं दिया जा रहा था।
और आपको सबको मालूम है कि एक वो जो टाइमिंग था, वो टाइमिंग में ना पार्टी ने ध्यान दिया, ना पार्टी के लीडर्स लोगों ने ध्यान दिया। और कुछ लोकल जो यहाँ के लीडर्स खुद को मानते हैं कांग्रेस के, उन लोगों ने कहीं ना कहीं पे मतलब हमारे परिवार के साथ जो पॉलिटिक्स खेली गई उसमें कोई नहीं चाहेगा कि वहाँ पे कोई रुकना चाहेगा। इसके लिए फिर बाद में फाइनली डिसीजन नहीं बोल सकते, लेकिन नाइक साहब के तरफ से एक प्रस्ताव आया कि तुमको कहीं पे भी जाना है तो सबसे पहला हमारा विचार करो। वो टाइम पे हमको ऐसा लगा कि यहाँ पे नई मुंबई में जो नाइक साहब का नेतृत्व हो, सब लोगों ने पिछले 25 साल से सब लोगों ने मान्य किया है, इसीलिए हम लोग ने भी डिसीजन लिया नाइक साहब के साथ में जाने का। वो बीजेपी में है और अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पिछले 25 सालों से तो उन्होंने अच्छा नई मुंबई को न्याय दिया है। और स्पेशली हम लोग जब भी ये डिसीजन लेने के समय नई मुंबई शहर को कौन न्याय दे सकता है, ये पहले हम लोगों ने देखा, तो हमको ऐसा लग रहा है कि नाइक साहब ही नई मुंबई को न्याय दे सकते हैं। और उन्होंने आज तक के न्याय दिया, इसलिए ही उनको पिछले 25 साल से वो एमएलए हो या फिर वो कॉरपोरेशन हो, सब जगह पे पूरे नई मुंबई शहर के मतदाताओं ने उनको ही चुना है। इसके लिए हम लोगों ने भी उनको ही चुन के ये हम लोग ने डिसीजन लिया। ठीक है निशांत, आपका कहना है कि आपके पार्टी के अंदर आपको जस्टिस नहीं मिल रहा था, इसलिए आपने ये कदम उठाया और नाइक साहब की भी आप तारीफ कर रहे हैं। हम इस पॉइंट पे भी आएंगे आपके पास। करण, आपकी भी फैमिली ने पार्टी छोड़ दी थी, ऑफकोर्स इस बार काफ़ी पिछले टर्म के टाइम पे छोड़ना पड़ा था आप लोगों को, और आप लोग भी नाइक साहब के साथ बहुत शुरुआत से ही जुड़े थे, जैसे संदीप जी हैं। आपका क्या ऐसा हुआ था कि आपको शिवसेना ज्वाइन करना पड़ा? देखो, पार्टी छोड़ने का कारण एक ही है, एक कारण नहीं, 2-3 कारण है। इससे 2009 में मेरे डैडी के ऊपर, एम के मोदी साहब के ऊपर अतिक्रमण घोटाले का केस हुआ था। तो वो केस में जो केस हुआ था, वो इधर के जो नेता लोग थे, लोकल नेता लोग, वो लोग ने करने लगाया था। तो वो उसमें पूरा 2009 में पूरा केस होने के बाद, तो जब भी जो बोर्ड से जब वो ग्लास हाउस बना था, तो बोर्ड से वहाँ पे लेके गए थे मेरे डैडी को, मेरे मम्मी को, और जो केस के इंचार्ज थे मोहिते साहब, उनको भी वहाँ पे लेके गए थे। तभी उनको, मोहिते साहब को उन्होंने बहुत मतलब गाली दी थी, चिल्लाया था कि अभी इनको छोड़ दो, अभी क्या है उसमें। लेकिन जब भी बोर्ड से बाहर आए तो मोहिते साहब खुद बोले कि ये इन्होंने सब करने के लिए लगाया था। तो भी हम लोग ने पार्टी नहीं छोड़ी, तभी भी हम लोग नाइक साहब के साथ ही थे। और उसके बाद जब 2012 और 2013 में मेरा कुछ पॉलिटिक्स से इंटरफेयर नहीं था, कुछ नहीं था, मैं इन्वॉल्व भी नहीं था। मेरा कॉलेज था, मैं कॉलेज से घर पे जाता था, कॉलेज में जाता था जी। तो तभी जो भास्कर गाड़ी मैदान है सेक्टर 5 में, उधर एक फनफेयर लगा था। तो फनफेयर के माध्यम से मेरे पे, मेरे डैडी पे, मम्मी पे, और जो मेरे डैडी के मामा के लड़के अजय मात्रे, उन पे झूठा केस डाल दिया गया। जो ईमानदारी से जो काम करते उन पे झूठा केस डालने का वो लोग ने कोशिश किया कि मैं, मेरे डैडी, मम्मी, मतलब एम के मोदी साहब और विनय मड़वी, हम लोग टेबल कुर्सी चोरी करने गए और 50,000 का खंडी माल। अच्छा। तो लेकिन वो लोग ने पुलिस स्टेशन में, रबाले पुलिस स्टेशन में केस किया, लेकिन रबाले पुलिस स्टेशन ने केस लिया नहीं। तो खुद जो तत्कालीन आमदार थे संदीप नाइक, उन्होंने खुद कोर्ट में से केस डाला और खुद विटनेस संदीप नाइक का उस पर मेरा साइन है। बट आपका बेसिकली ये कहना है कि इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स आपके साथ खेली गई, Yes. इसके वजह से ये हुआ है। अभी जो गए साल हुआ 1 मार्च को, तभी भी जो मेरे दादी माँ के नाम पे जो मंगल कार्यालय बना है, जानकीबाई कृष्णा मड़वी जी, उधर भी सेम हो गया। उधर मेरे पे इल्ज़ाम डालने गया कि मैं रॉड लेके, कैंची लेके, जो संदीप नायक है उनको मैं मारने का, उनका गाड़ी फोड़ा। तभी तो ऑलमोस्ट नई मुंबई के सब न्यूज़ चैनल थे, सबका वीडियो आप निकाल सकते हो, तभी देख सकते हो। उसमें मैं या मेरे कार्यकर्ता लोगों ने उनका गाड़ी फोड़ा या उनको मारा, तो तभी भी देख सकते। तभी भी उन्होंने झूठा केस डालने का उन लोगों ने मतलब हम लोग एक झूठा केस डालने का उन लोगों ने ट्राई किया। ये कारण था हम लोग का पार्टी छोड़ने का, बाकी हम लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये शेड्यूल आप जिस तरह से देख रहे हैं कि सबके कोई ना कोई कारण रहे। ओवरऑल आप रिसेंटली पॉलिटिक्स में आए हैं, यहाँ पे पॉलिटिक्स का स्तर किस तरह से देख रहे हैं नवी मुंबई का? देखिए, जहाँ पर पक्ष अंतर होने का विषय होता है, किसी ने अपने पर्सनल एजेंडाज की वजह से हो या उनके कोई डेवलपमेंट के एजेंडाज की वजह से, वो तो पर्सनली जानते हैं कि क्या कारण रहा होगा उन्होंने पार्टी छोड़ने का। बट कहीं ना कुछ सभी के पास कारण तो होता ही है, रिलेटेड टू नवी मुंबई होगा या रिलेटेड टू पार्टी होगा।
बट जहाँ तक मैंने देखा है कि कांग्रेस पार्टी में हमें, मैं खुद की पर्सनल बात करता हूँ, हमें कभी कोई भी लीडर से कुछ इशू हुआ नहीं है, क्योंकि हमारा मोटिव कार्यकर्ता को ताकत देना है और डेवलपमेंट लाना है। इस विषय में तो कभी हमारे किसी भी लीडर के साथ मतभेद हुए नहीं है। इस वजह से हम शुरू से ही कांग्रेस में हैं। और आप कोई भी कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम देखोगे, जैसे अनिल कौशिक साहब जिला अध्यक्ष बने हैं तब से, तो उसमें सभी पार्टी के लोगों का समावेश होता है, छोटे से बड़े कार्यकर्ता का समावेश होता है। जहाँ जहाँ हमने कोशिश की है यंग एजुकेटेड लोगों को पार्टी में लाने की, काफ़ी नए चेहरे हम पार्टी में लेके आए हैं और हर एक को उनकी जिम्मेदारी देके हमने हमारे पार्टी में वैसा किया है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बाकी पार्टी ने भी ये पॉलिसी अपनानी चाहिए और बोलते हैं कि थोड़ा एजुकेटेड और यंग यूथ लोगों को अगर ये फील्ड में लाएंगे तो काफ़ी सारे नए आइडियाज़ उनको मिलेंगे। शेड्यूल, आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि कोई इंजस्टिस नहीं हुई आप लोग के साथ में, निशांत का कहना है कि आप ही की पार्टी के जो लीडर्स हैं उनसे इंजस्टिस उनको हुआ है। और जहाँ तक हमने पॉलिटिक्स शुरुआत से देखी है, कौशिक साहब, दशरथ भगत, अविनाश लाड़ी, बहुत बड़ा एसोसिएशन था, गुरु चेला उस टाइप की। ऐसा क्या हुआ आपको जहाँ तक समझ में आ रहा है कि ये नहीं रहा? देखिए, जैसे निशांत जी ने बोला है कि कुछ उनको पार्टी रिलेटेड प्रॉब्लम आए, तो वो किन से आए, वह हमारे पास अगर इशू आता तो हम डेफिनेटली जो हमारे हाथ में होता हम सॉल्व करते। लेकिन अभी किस रिलेशन में उनके इश्यूज आए हैं, डेवलपमेंट रिलेटेड आए हैं, पार्टी रिलेटेड आए हैं, या उनके घर में 3 कॉर्पोरेटर थे, हाउस रिलेटेड इशू आए हैं, या क्या इशू आए हैं, वो उन्होंने डेफिनेटली पार्टी के जो हाई कमान है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के ऊपर स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं, उनके ऊपर और भी काफ़ी इंचार्ज होते हैं हमारी पार्टी में, और फिर उसके बाद ऑल इंडिया प्रेसिडेंट होते हैं, उन्होंने उनके साथ डिस्कस किया ही होगा और कुछ उनको उनके पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए उन्होंने पार्टी में पक्षांतर किया। संदीप जी, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि आपका शुरुआत से ही कांग्रेस और एनसीपी में रुझान रहा है, बट ओवर द इयर्स जिस तरह से देखा गया है कि बहुत कट्टर समर्थक आप नाइक साहब के माने जाते थे, और ये जो पार्टी में अब आप उनके साथ में नहीं गए, अलग गए, इसमें ये भी कहा गया है कि आपने ऑफकोर्स लोकल अपने एरिया के भी कंडीशंस देखे कि क्या बीजेपी फेवरेबल है या नहीं है। और एक दूसरी बात ये कही जाती है कि ओवर द पीरियड जिस तरह से पोस्ट आपको मिलने चाहिए थे, आपकी पत्नी भी सरोजा सुतार भी, वो भी कॉरपोरेटर रही हैं और काफ़ी बार जीती हैं और आप लोग जीते हैं, और आप लोगों को जिस तरह के जो पोस्ट मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले, कहीं वो भी एक खटास थी? नहीं, ऐसा कुछ मैं पोस्ट की वजह से नहीं मैं ये बयान दूंगा, लेकिन निश्चित रूप से मैं 20 साल में मैं नाइक साहब के साथ में दिल से काम किया हूँ। मतलब नाइक साहब हूँ, मेरे अच्छे दोस्त सहकारी मेरे संजू नाइक साहब हूँ, मिलजुल के उनका भी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। मेरी भी फैमिली भी बहुत इज्जत करती है। लेकिन मेरा जो दो वार्ड है मेरे उधर के जो मेरी फैमिली मेम्बर्स मैं मानता हूँ, मतलब ये नहीं मैं नागरिक नहीं मानूंगा, मेरे वोटर्स नहीं मानूंगा। मैं 20 साल से जो उनके लिए कर रहा हूँ वो मेरे लिए कर रहे हैं, ये मेरे एक घटक है, पारिवारिक के घर मेरे घटक है सब। तो मैं डिस्कस में मुझे सबसे यही पता चला कि बीजेपी जो पिछले 10 साल में या 6 साल में जो बातें कर रही है, लेकिन काम तो कुछ नहीं हो रहा था। और मैं मेरे वार्ड में मैं देखता हूँ, मैं पर्सनल जो काम करता हूँ वो अच्छी तरह सब चल रहा है, और मुझे पार्टी बदलने का सवाल नहीं उठता। नाइक साहब का जो हमारा दिल में जो प्यार है वो तो निश्चित रूप से रहेगा, लेकिन वो मुझे बड़ा बनाया, मुझे कारपोरेटर बनाया, 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ, ये निश्चित रूप से ये राष्ट्रवादी के माध्यम से हुआ है। उनके पवार साहब के आशीर्वाद से मैं राष्ट्रवादी में नगर सेवक बना हूँ। मेरी मिसेज सरोजा सुतार 2 बार बनी, ये निश्चित रूप से राष्ट्रवादी का उसमें ज़्यादा करके हाथ है। तो मैं सोचता हूँ आगे चल के भी उनका ही पवार साहब का आशीर्वाद से आगे चल के मेरे दोनों वार्ड मैं अच्छी तरह काम कर सकता हूँ। उसमें मैं किसी और पार्टी को नहीं बयान करना चाहता हूँ, लेकिन नवंबर में अगर आपने जब आपने डिसीजन लिया यहाँ जाने का, तो आपसे कोई बात की या आपको समझाने की कोशिश की? मैं देखो, मैं खुद डिसीजन लिया राष्ट्रवादी में रहने का, वैसा मैं नाइक साहब का आशीर्वाद लेके ही बाहर निकला हूँ। मैं थोड़ा चोरी छुपे सब क्या मुझे नहीं, मैं नाइक साहब का मेरी मन की बात जो थी मैं उनके सामने बोले। मेरे चाचा मेयर जेडी साहब
नाइक साहब, संजू नाइक, संदीप जी नाइक, सभी के सामने मेरी मन की बात खुली की और नाइक साहब से मैं आशीर्वाद लेके बाहर निकला। ठीक है निशांत, शेड्यूल बोल रहे हैं कि आपने किसी बताया ही नहीं है कि किससे प्रॉब्लम हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ, और आपके पास एवेन्यूज़ थे, आप कर सकते थे। बात ये आ रही है कि जब पॉलिटिक्स की बात होती है कि अपॉर्चुनिटी के लिए चेंज किया जाता है, आपके यहाँ पे जैसे कि दशरथ साहब को अध्यक्ष थे कांग्रेस के इतने टाइम तक, आप खुद युवा अध्यक्ष थे, तो फिर क्या हुआ कि कौशिक साहब बाद में अध्यक्ष बन गए, इसलिए प्रॉब्लम आ गया आप लोगों को? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, आपने देखा रहेगा कि जिस टाइम पे कांग्रेस पार्टी की हालत खराब होती जा रही थी, वो टाइम पे दशरथ भगत साहब ने कमान संभाली थी। मतलब नामदेव भगत साहब पार्टी छोड़ के चले गए, तभी कांग्रेस के पास 13 नगर सेवक थे, वो 7 के ऊपर आंकड़ा आ गया था, 7 से भी बाद में वो 6 पे आ गया था। ऐसी सिचुएशन में दशरथ भगत साहब ने पोस्ट हाथ में लिया था। उसके बाद में यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष मैं काम कर रहा था, कॉरपोरेशन का इलेक्शन लग गया। कॉरपोरेशन के इलेक्शन के टाइम पे यहाँ पे कैंडिडेट मिलने के लिए कोई मिल नहीं रहे थे। वही टाइम पे 99 कैंडिडेट दशरथ भगत साहब ने खड़े किए और उसमें से 10 कॉरपोरेटर ये कांग्रेस के चुन के आए। आप पूरे कोंकण रीजन या पूरे स्टेट का आप जायजा लेंगे, उसमें से आप देखो कि पनवेल कॉरपोरेशन, साथ में साथ ठाणे, कल्याण डोंबिवली, भिवंडी, मीरा भाईंदर, सबका रिजल्ट आप वो टाइम का निकाल के देखो। हर कॉरपोरेशन में जहाँ पे 1, 2, 3, 4 के ऊपर एक भी नगर सेवक चुन के नहीं आया था। और जब भी दशरथ भगत साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, वहाँ पे 10 कॉरपोरेटर कांग्रेस के चुन के आए थे। ऐसे में अलायंस जब भी एनसीपी के साथ हुआ, अलायंस होने के बाद जब भी मेयर और डिप्टी मेयर का जो भी अंडरस्टैंडिंग हुआ, उसमें पहले टर्म में भी एक्चुअली हमारा वहाँ पे क्लेम था डिप्टी मेयर का। वो टाइम पे भी हम लोग ने को नहीं दिया, हम लोग कुछ भी नहीं बोले। पार्टी लेवल का डिसीजन है, पार्टी वरिष्ठ नेता जो डिसाइड करेंगे वो हम मानने के लिए तैयार है। सेकेंड टर्म जब भी आया, वो टाइम पे भी हम लोग को विश्वास में नहीं लिया और तभी बोला गया, वो वर्ड मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि आपके पास डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, आपके पास यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, आपके घर में 3 नगर सेवक है, आपके साथ में और 3 नगर सेवक है, टोटल 6 नगर सेवक, तो आपको डेप्यूटी मेयर क्यों चाहिए? ये वर्ड मेरे को समझ में नहीं आया। मतलब पार्टी का हर एक प्रोग्राम आप करो, संगठन के लिए आप काम करो, लेकिन पार्टी का जो कॉरपोरेशन का पोस्ट है वो आप मत लो। ये कौन सा कैलकुलेशन था? ठीक है, आप नहीं दे रहे हो तो क्यों नहीं दे रहे हो? खाली बस हम लोग पार्टी का काम क्या कर रहे हैं, आपके हिसाब से क्या कारण था कि क्यों नहीं दिया जा रहा था? नहीं, वो बोल रहे कि आपके घर में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, आपके घर में 3 कॉर्पोरेटर है, तो आपको क्यों डिप्टी मेयर चाहिए? आप मत लो। तो बस हमारा यही कहना था कि फिर हम लोग खाली बस संगठन का काम करें। पिछले जिसको भी आप दे रहे हो उसको ऑलरेडी दिया है। हम बोल रहे कि एक बार उनको मौका दिया है, तो हमको एक बार मौका दे के देखो। आपने जब भी 5 साल हमको दिया है अभी एज अ प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, तो हमारा रिजल्ट देखो आप। हम लोगों ने पार्टी के लिए क्या क्या किया है। आज कांग्रेस भवन के पीछे कम से कम 70 लाख रुपए खर्चा करके वो जो पूरा सड़ा हुआ था उसको अच्छी तरह बनाया। एनएमसी में स्वीपिंग मशीन के खिलाफ आवाज उठा के मोर्चा निकाला था। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे कि जहाँ पे हर एक वर्ग को न्याय देने के लिए हम लोग ने काम किया। मतलब किसी ने भी, मतलब आंदोलन का सप्ताह अभी तक किसी ने मनाया नहीं होगा। हर एक डिपार्टमेंट में जाके आंदोलन करने की भूमिका वो टाइम पे दशरथ भगत साहब ने रखा। वो फिर महानगर गैस का हो, वो राशन का हो, वो लाइट बिल का हो, या एनएमसी का हो, एमआईडीसी का हो, हर जगह पे सिडको हो, जो शहर में रहने वाले हर एक घटक को न्याय देने के लिए आंदोलन का सप्ताह। आपने बहुत आंदोलन किए, थोड़ा सा एक्सटेंड करना आपका, और काफ़ी आंदोलन आपके नायक साहब के अगेंस्ट में थे, जैसे नेरुल के हॉस्पिटल की अगर हम बात करें, और जिस तरह से आप बोल रहे हो सही बात है। दशरथ भगत साहब के टेन्योर के टाइम पे बहुत मोर्चे हुए, बहुत आंदोलन हुए, नायक साहब को बहुत टारगेट किया गया। ऐसे में फिर आप नायक साहब से जाके जुड़ गए? हर ये स्टेट में या फिर अपने देश के अंदर जहाँ पे एक सत्ता है तो या वहाँ पे एक विरोधक है, तो हम लोग वहाँ पे सत्ता के खिलाफ या गलत होने चीज़ को रोकने के लिए विरोधी पार्टी की भूमिका हम बजा रहे थे, नायक साहब के खिलाफ नहीं। आप समझ लो बात को कि कई जगह पे कॉरपोरेशन में 111 कॉरपोरेटर है, 111 कॉरपोरेटर में से कोई बात पॉजिटिव कर रहा है, कोई नेगेटिव कर रहा है, लेकिन नेगेटिव करने वाले क्यों कर रहे हैं? उनका काम है जो गलत हो रहा है उसको रोकने का काम।
इसका मतलब ये नहीं कि उनके खिलाफ वो बोल रहे या एनएमसी के खिलाफ। अच्छी बातों को समर्थन देना और गलत चीज़ों को, गलत तरीकों को रोकना, ये विरोधी पार्टी का काम होता है। वो टाइम पे हम लोग एज ए विरोधी पार्टी प्रमुख, इसके लिए हम लोग नाइक साहब के खिलाफ नहीं, गलत होने वाली चीज़ों का विरोध कर रहे थे। जो नायक साहब कर रहे थे आपके हिसाब से? हाँ, करण, ये जो पॉलिटिक्स है, आप लोग से भी पूछना चाहेंगे, आप लोगों का भी था कि 3 सीट्स चाहिए थी, उसको भी लेकर इशू हुआ था कि कॉरपोरेशन में, और फिर अचानक एमके साहब जाके शिवसेना ज्वाइन कर लिए, तो क्या ये अपॉर्चुनिटीज डिनाई की जा रही थी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। जब भी हम लोग जो तभी नाइक साहब के साथ भी हम लोग थे, तभी भी हम लोग को 3 सीटें ऐसे डिक्लेयर कर दिए थे इन्होंने। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये लोग ने जो ईमानदारी से काम करते हैं उन पर ही झूठा केस डालने के लोगों को आदत हो गया। अभी आप देख सकते हैं, ये लोग पहले 4 थे, 4 से 1 पे आ गए। हम लोग के घर में 1 थे, 1 से 2 हो गए, फिर 3 हो गए, क्योंकि हम लोग के जो जनता है, हम लोग के जो वार्ड की जनता है, उनका हम लोग ने उन्होंने दिल जीता है। वो लोग में हम लोग ने कभी झूठे केसेस नहीं डाले। ये लोग आदत है झूठे केसेस डालने का। बट क्या कारण थे, आपको लग रहा है कि आपको पॉलिटिकली टारगेट किया गया, केसेस किए गए? जैसे आप देख सकते हो कि 2009 में जब ये केसेस, डैडी पे जब केस हुआ, तभी नवी मुंबई के 2 विधानसभा हो गए थे, एक बेलापुर विधानसभा और एक ऐरोली विधानसभा। तभी उसके पहला खासदार का इलेक्शन हुआ था, और तभी दिल्ली में बात हो गई थी कि 2 विधानसभा हो गए तो बेलापुर में नाइक साहब को टिकट दिया जाएगा, तो ऐरोली में किसको टिकट देना है। तभी शरद पवार साहब, RR पाटिल साहब, तभी उधर MK मोदी साहब का नाम लिया गया था कि इनको टिकट देना है, तो वो टिकट नहीं देना चाहिए। तो वो मतलब डैडी का बलि दे के इन लोग ने डैडी पे झूठा केस डाल दिया था, ताकि पॉलिटिकली और बड़े नहीं। Yes. संदीप जी, आप तो बहुत एसोसिएटेड रहे हैं वहाँ से, काफ़ी कुछ मालूम है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें कि आगे जो है पॉलिटिकली एनएमसी के चुनाव होने वाले हैं, और जिस तरह से भी हमने डिस्कशन किया है कि पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस चेंज हो गए, कौन किसके साथ में था, पूरे अलग हो गए हैं, ऐसे में इलेक्शंस जो होने वाले हैं वो आप किस तरह से देख रहे हैं? इसमें और अगर मैं ऐड कर दूं कि अब तक जितने हम इलेक्शंस देखते आए हैं वो गणेश नायक वर्सेस रेस्ट देखा जा रहा है, क्या आपको लगता है वो कंटिन्यू होगा या अब ये पार्टी वाइज भी कुछ फर्क पड़ने वाला है? जी सर, अभी जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन होने वाला है, ये निश्चित रूप से ये अलग होने वाला है। ये अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जो महाआघाड़ी का सरकार है, तो निश्चित रूप से नवी मुंबई महानगर पालिका इलेक्शन, उसमें भी महाआघाड़ी का सरकार में इलेक्शन लड़ा जाएगा। और ये अगर कोरोना नहीं रहता था तो मेरे ख्याल से अप्रैल में इलेक्शन चुनाव होते भी ख़त्म होता था। तो ये कोरोना की वजह से निश्चित रूप से इलेक्शन रुक गया। लेकिन मेरे ख्याल से जो महाराष्ट्र सरकार और गवर्नमेंट का काम चल रहा है, महाआघाड़ी का काम चल रहा है, उसमें नवी मुंबई महानगर पालिका ये महाआघाड़ी में चुनाव लड़ने वाली है। और माहौल देखा जाएगा, मतलब बीजेपी या महाआघाड़ी, उसमें निश्चित रूप से महाआघाड़ी का बल निश्चित रूप से बड़ा होगा। आप पिछला इलेक्शन देखे होंगे, 2 इलेक्शन देखो, इधर बीजेपी के वोटर्स नहीं थे, मतलब बीजेपी का चलो मतलब ये चुन के आई थी, वो उसमें एक लहर थी, मतलब मोदी लहर थी। आज के दिन में वो लहर नहीं, किसी के मन में या दिल में भी मोदी के सब खिलाफ बात है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन कॉर्पोरेशन का जो इलेक्शन महाआघाड़ी से जो होने वाला है आगे चल के, निश्चित रूप से 1 साइड सीट उठेगी। 75% महाआघाड़ी लेगी और बचा वो बीजेपी सीट 40 के अंदर आ जाएगी। ये गणेश नायक वर्सेस रेस्ट का आपको लड़ाई नहीं दिख रही है? मुझे नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन लोगों के दिल में अभी जो भावना है, अभी ये 6-8 महीने में देख रहा हूँ, मतलब महाराष्ट्र सरकार में भी उद्धव साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अजीत दादा मैं डेली देखता हूँ, वो ऐसे नेता है कि सुबह 7 बजे कोरोना हो गई, 7 बजे वो मतलब में अकेला जो बैठता है, उनकी पूरी टीम आके बैठती, मतलब या बाला साहब थोड़ा तो तीनों अच्छे काम कर रहे हैं। उन सब अभी मैं 7-8 महीने से मैं काम कर रहा हूँ, मेरे लिए मैं खुद काम कर रहा हूँ। मैं जब भी जाता हूँ मेरा कौन सा काम नहीं हुआ, नहीं ऐसा नहीं। भले कॉर्पोरेशन में अपनी कमिश्नर बैठे हैं, हमारी नगर सेवक नहीं है, हाउस में होता है या स्टैंडिंग में होता, लेकिन सब काम हो रहे हैं हमारे महाआघाड़ी सरकार में, सब काम हो रहे हैं। मतलब आज
देखा जाए कोरोना में इतना अच्छा काम करे, कमिश्नर साहब भी अच्छा काम करे, उनको डेप्यूटी जो कमिश्नर है वो भी सब काम करे। हमारे महाआघाड़ी के उधर जाओ, मैं आपको बोलूँ तो मैं ये 6-7 महीने में मैं खुद पवार साहब को 6 बार मिला, पर्सनली मिला। मतलब ऐसा नहीं कि कोरोना में कोई मिलते नहीं, बोल सकते तो अंदर बैठे, कभी मैंने देखा, मैं बहुत दिन से बात किया हूँ तो नहीं मिल रहे, बाद में देखेंगे। लेकिन पवार साहब जैसे इतने वरिष्ठ नेता जो मेरे जैसे छोटा कार्यकर्ता को तुरंत इमीडिएटली, आज मैं फोन किया कल टाइम होते तो तुरंत बुलाते, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। और जो मैं काम लेके आओ वो इमीडिएटली एक ही दिन में काम हो गया हो। ऑब्वियसली पवार साहब भी नवी मुंबई पे बहुत वो ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्शन में निश्चित रूप से भले आवाड़ साहब होंगे या परांजपे साहब होंगे या शशिकांत शिंदे साहब होंगे, निश्चित रूप से मैं नाटा साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सब ये तीनों महाआघाड़ी का, भले नव में कौशिक साहब होंगे, ये अच्छी तरह काम कर रहे हैं। मोस्टली अप्रैल के महीने में जो करोड़ निर्णय था तो 90% का इलेक्शन का सबका हो चुका था, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा महाआघाड़ी का, बीजेपी का भी काम मतलब हो गया था। तो आगे चल के मैं चाहता हूँ कभी भी ये इलेक्शन लगेगा, जनवरी में लग सकता है या आचार संहिता कभी भी लग सकता है। अगर कोरोना में अभी देखा इस हफ्ते में तो परसेंटेज बहुत कम है, अगले महीने अगर परसेंटेज कम रहा तो इलेक्शन कभी भी इलेक्शन तुरंत आचार संहिता लगा देगा। शार्दुल, आप भी पॉलिटिकल एरिना में आए हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आने की आपकी भी पूरी तैयारी है, ओपनली कॉर्पोरेशन इलेक्शन लड़ने की आपकी तैयारी है, आप किस तरह से देख रही है इलेक्शन? सर देखिए, इसमें ये बात को कोई दो राय नहीं है कि महाविकास आघाड़ी सत्ता बनाएगी। तो इलेक्शन कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गए, नहीं तो आज आप देखते थे कि महाविकास आघाड़ी का महापौर बैठता था। और रही बात दूसरी की तीनों पार्टी यानी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, तीनों पार्टी के जो लीडर्स हैं, तीनों पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, बूथ से लेके ऑल इंडिया प्रेसिडेंट तक, सभी के बहुत अच्छी ट्यूनिंग है और काफी अच्छे तरीके से काम हो रहे हैं। कई पर ऐसे इश्यूज आते थे कि कार्यकर्ता एक्सेप्ट नहीं करेंगे या ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ भी देखने कहीं मिला नहीं। खासकर नवी मुंबई में जो तीनों पार्टी के लीडर्स बोलिए, कार्यकर्ता बोलिए, मिलकर काम कर रहे हैं। कोविड में भी तीनों पार्टी ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया नवी मुंबई में, अपने अपने एरिया में, अपने अपने वार्ड में तीनों पार्टी के लीडर ने काम चालू रखा, लोगों को, रेसिडेंट्स को तकलीफ नहीं आए इसका खास ध्यान रखा। और निश्चित रूप से आप देखेंगे अगर इलेक्शन जब भी डिक्लेयर होता है, वो इलेक्शन कमीशन का और गवर्नमेंट का कॉल है, जब भी डिक्लेयर होता है पब्लिक बहुत संतुष्ट है महाविकास आघाड़ी के काम से, चाहे वो पूरे राज्य भर में हो या जिला में हो, और निश्चित रूप से वो महाविकास आघाड़ी की सत्ता को कॉर्पोरेशन में चुन के भेजेंगे। निशांत, इनको तो बहुत कॉन्फिडेंस है कि महाविकास आघाड़ी जीतेगी, आप तो महाविकास आघाड़ी से हट के बीजेपी में गए, कहीं कोई शंका है? और जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं नायक साहब के साथ में है, पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा आप लोग की तरफ से नहीं दिखाई दिया है, आपको क्या लग रहा है? और ऑलरेडी पार्टी में भी लोग हैं, इच्छुक है, आपके एरियाज़ के भी हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं? ये महाविकास आघाड़ी, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। आपने देखा रहेगा कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा है जी। ये खाली बस कि देख रहे हैं कि बाबा स्टेट में आए तो यहाँ भी हम लोग आ जाएंगे, तो ये सपना देखना अच्छी बात है। एक्चुअल में फिगर और एक्चुअल में सिचुएशन क्या है ये उनको भी खुद को मालूम है, तीनों को भी। लेकिन अभी क्या है, ये डिस्कशन चल रहा है तो पार्टी की बात रखनी बहुत यहाँ पे ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे एक हाथी सत्ता नाइक साहब की रही है तो उनकी रहेगी, उसमें कोई दोहराई नहीं है। 100% यहाँ पे बीजेपी का ही झंडा लहराएगा और मेयर बीजेपी का ही बैठेगा। जब भी कॉरपोरेशन की बात आती है और जिनको कॉरपोरेटर बनना है तो वो नाइक साहब के पास ही बाद में आ जाते हैं सत्ता बनाने के लिए। वो इसमें से ही कुछ लोग जो है नाइक साहब के पास में आके वो सत्ता बिठाने के लिए वो ये लोग ही मदद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन जो है या अभी जो दिख रहा है अभी भी स्पष्ट है कि कम से कम बीजेपी की नहीं करके भी 75 से भी ऊपर 80 तक का आंकड़ा जो है वो बीजेपी का जाएगा। क्योंकि आप देखो अभी कि कांग्रेस हो, एनसीपी हो या शिवसेना हो,
कौन शिंदे साहब को संभालेंगे, शशिकांत शिंदे साहब को संभालेंगे, एकनाथ शिंदे साहब को संभालेंगे, जितेंद्र आव्हाड साहब को संभालेंगे, या यहाँ पे मतलब किसके पास जाएंगे? शिवसेना के ऑलरेडी 33 कॉरपोरेटर है, एनसीपी के 4 है, कांग्रेस के पास 6 है। कैसे किधर किससे न्याय ये मांगेंगे? संदीप जी, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप जिस तरह से कह रहे हैं आप लोग के भाई हम लोग तीनों मिलके बहुत अच्छे से लड़ेंगे, ये जो बहुत वैलिड पॉइंट है, सीटों का बंटवारा लेके बहुत बड़ा एक इशू है। हर पार्टी के अंदर ही इतने इच्छुक होते हैं और यहाँ पे तो 3-3 पार्टीज के हो गए। नहीं, जो आप लोग समझ रहे हो उसमें तो मैं पहले ही अपनी बात होगी। जो फरवरी में एक्चुअली अप्रैल में इलेक्शन लगने वाला था, वो फरवरी में हमारा फरवरी मार्च में मोस्टली सीट का बंटवारा 90% हो गया। ये मैं महाआघाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं महाआघाड़ी छोड़ के मैं बीजेपी का बात कर रहा हूँ। 90% दोनों पार्टी का सीट का बंटवारा हुआ। रही बात अभी भगत साहब बोल रहे क्या 80 सीट आएंगे वो बोल रहे हैं, अभी 111 में से। ये तो लंबा नहीं है दौर, ये बहुत दिन में मालूम पड़ेगा। क्यों? जो चुन के आए 70%, जो भी है 70 है, अभी 60 है या 55 है, उसमें से तो 10-15 तो निकल गए हैं। मतलब कुछ 7-8 शिवसेना में गए हैं, कुछ एनसीपी में रह गए हैं, और कुछ आने की तैयारी में है, वो खाली राह देख रहे हैं। तो इतना है कि कुछ थोड़े डर के मारे वेट कर रहे हैं। अगर कोरोना नहीं होता तो तभी वो 20 बांध से वो 20 बांध तक जाने वाला था, मुझे मालूम है। रही बात जो चुन के आए वो निश्चित रूप से राष्ट्रवादी के चिन्ह पे चुन के आए, बीजेपी के चिन्ह पे चुन के नहीं आए। और आज मैं बड़े दावे के साथ बोलना चाहता हूँ कि इस समय महाआघाड़ी की जो गठबंधन है हमारा, तो इससे दुगना सीट बढ़ने वाला है। मतलब अभी मैं लड़ा था, उधर राष्ट्रवादी भी थी, कांग्रेस भी थी, बीजेपी भी थी जी। ऐसा नहीं। तो आज अगर मैं महागठबंधन का महाआघाड़ी का मेरा सीट रहा, तो मुझे नहीं लगता मेरा ऑपरेशन कोई रहेगा। पर रिबेल्स होंगे ना, अभी आपको अगर मिल जाती है वहाँ जो आपकी सीट है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो कांग्रेस के जो चाहते होंगे या शिवसेना वाले चाहते होंगे वो इंडिपेंडेंट खड़े होंगे। ये महाआघाड़ी का निश्चित रूप से सब मिलजुल के सीट का बंटवारा करेंगे। जो चुन के आने वाले हैं उनको निश्चित रूप से उनको टिकट दिया जाएगा। और अगर किसी की इच्छा हो कि शिवसेना मतलब जिधर कांग्रेस का है, जिधर सेना का है, उसमें रैंक देखा जाएगा, क्या पिछले टाइम कितना वोट्स उनको मिले थे, तो इच्छुक कौन है। ऐसा नहीं नाराज, एक 10% नाराज में मान सकता हूँ, लेकिन वरिष्ठ बैठे नहीं हमारे वरिष्ठ, राष्ट्रवादी के वरिष्ठ बैठे हैं, सेना के वरिष्ठ बैठे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ बैठे हैं, वो उतना तो तैयारी करेंगे। करण, पिछले इलेक्शन में जिस तरह से बता दें कि 55 और 51 की बात हुई थी, 51+, तो उस टाइम पे जो बड़े बड़े लोग छोड़ के चले गए थे, जैसे आप लोगों की भी 3 सीट वहीं का वहीं चली गई थी, ये काफ़ी धक्का पड़ा था नायक साहब को। जिस तरह से हमेशा मेजॉरिटी आ जाती थी वो नहीं हुई है। अभी संदीप जी का कहना है कि और लोग भी आ सकते हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं, कि क्या लग रहा है आपको? अभी देखिए, अभी महाराष्ट्र सरकार में तो महाविकास आघाड़ी एकदम अच्छे से काम कर रही है, और वहाँ पे तो महाविकास आघाड़ी का झंडा फड़क रहा है। तो यहाँ पे भी नई मुंबई में भी महाविकास आघाड़ी का ही झंडा फड़केगा, क्योंकि आप देख सकते हो जो गया टर्म था उसमें तो जो अभी नायक साहब, अभी देख सकते हो एनसीपी था तभी, अभी तो बीजेपी है, तभी तो उनको कांग्रेस का साथ लेना पड़ा था। अभी तो कांग्रेस से हम लोग के साथ में, महाविकास आघाड़ी के साथ में, तो अभी तो निश्चित अभी वो बोल रहे 80 सीट आएंगे, कौन सा कैलकुलेशन है भगवान जाने। लेकिन ये अभी तभी कांग्रेस भी साथ में, एनसीपी भी साथ में और शिवसेना भी साथ में, और हर एक पार्टी का एक फिक्स वोट जरूर रहता है। बट आपके खुद शिवसेना में भी बहुत डिविजन्स हैं, बहुत लीड नेता हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ बात नहीं है। एमके ग्रुप है, विजय चौगले ग्रुप है, नाहटा ग्रुप है। लेकिन ऐसा कुछ सर बात नहीं है, क्या एमके ग्रुप है, क्या विजय चौगले जाते हैं। एक पक्ष शिवसेना जो 4 अक्षरी पक्ष है, सब लोग उस पर काम कर रहे हैं और उस पर काम करेंगे, और ये बार भी नई मुंबई महानगर पालिका में महाविकास आघाड़ी का झंडा फड़केगा। शेड्यूल फाइनल अवार्ड सबसे लेना चाहेंगे कि ओवरऑल जिस तरह से नवी मुंबई की पॉलिटिक्स है, इलेक्शन आ रहे हैं, फाइनल वर्ड आपका क्या है? इलेक्शंस तो देखिए सर ड्यू है, जैसे सिचुएशन इलेक्शन, और नवी मुंबई में क्या इंप्रूवमेंट्स चाहिए, वो बहुत एक ज़रूरी चीज़ चाहिए। इलेक्शंस तो सर जैसे ही कोविड का जो भी इलेक्शन कमीशन को सही लगेगा, जो भी सही टाइम होगा तब तो होगा, उसी टाइम समझ में आएगा कि किसकी कितनी सीट आएगी और कितनी नहीं आएगी।
आप भी यही हैं, हम भी यही हैं और पूरी पार्टी यहाँ है। रही बात डेवलपमेंट की, तो सर ऐसा है कि यूथ को ध्यान में रख के डेवलपमेंट लाना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। क्योंकि कैसा है सर, पहली बात तो यूथ के लिए आज फिटनेस बहुत ज़रूरी है। अब फिटनेस सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं, फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन उसके साथ उसका माइंड भी फिट होना चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि एक बीजेपी ऐसी पार्टी है जो यूथ के मन में रिलीजनिज्म लेके आ रही है, जबकि वो ये सब चीज़ से फ्री होगा तभी तो बाकी सब चीज़ों पे जाएगा। हर जगह आप देख रहे हैं कहीं कोई रिलीजन को लेके, कोई कास्ट को लेके मुद्दा चालू है, कुछ चालू है, तो ये कहीं तो भी रुकना चाहिए। क्योंकि यूथ को अगर आप देख रहे हैं तो आप डेवलपमेंट की बात करें, और डेवलपमेंट ही आपका कंट्रोवर्सी में होगा, तो आप फिर देश के लिए आप क्या सोचते हैं आगे। दूसरी बात ऐसा है कि वो एजुकेशनली भी फिट होना चाहिए, उसका एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, जिससे वो एक नहीं 4 चीज़ें समझे और पूरी दुनिया को समझा सके। मैं खुद एक आर्किटेक्ट हूँ, मैंने मास्टर्स किया है आर्किटेक्चर में। हमारी पार्टी में हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड लोगों को लाना। तीसरा है कि वो इकोनॉमिकली भी फिट होना चाहिए, यानी उसको बेसिक इकोनॉमिक्स मालूम होना चाहिए। बल्कि मेरा तो ये भी प्रस्ताव है कि एक 10th या 12th के बाद, HSC SSC के बाद हर स्टूडेंट को 2 घंटे के लिए कहीं ना कहीं पार्ट टाइम में काम करना चाहिए, ताकि उसको इकोनॉमिक्स समझे, व्यवहार क्या होता है समझे, हॉस्पिटैलिटी समझे। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यूथ को ज़रूरी है। लेकिन पहली चीज़ ये है कि ये जो पूरा देश का माहौल है ना, ये ठीक कर, क्योंकि डेवलपमेंट है और डेवलपमेंट कंट्रोवर्सी अफोर्ड नहीं कर सकता। सुनील जी, डेवलपमेंट नवी मुंबई में तो काफ़ी हुआ है ओवर द ईयर्स। आपको क्या लग रहा है कि आप क्या फोकस होना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से डेवलपमेंट तो अच्छा हो रहा है, इसलिए तो अपने को नवी मुंबई में रैंक मिला है। मतलब जो रहने का हो तो रहने के लिए भी रेसिडेंस हो तो पब्लिक नवी मुंबई पहला प्रेफर करती है जी। जो काम चल रहा है निश्चित रूप से सब जगह काम चल रहा है। और मैं तो हमारा अगला एजेंडा, मैं आपसे पहले बात की, मैं 2-3 में मीटिंग की बहुत सबसे, तो हमारा कुछ काम जो पहले ही होना मांगता था, मतलब जो हमारे स्थानिक प्रकल्प व्यवस्था का काम है, गाँवठन का काम बचा है, ये क्यों नहीं हुआ 10-15 साल से? ये पहले मैं खुद ये इस विषय पे व्हाट्सएप को मिला था मैं और समझा थी, मुझे तभी भी साहब ने 20-25 मिनट मुझे टाइम देके उसको सब्जेक्ट को उनको पूरी जानकारी, वो सब्जेक्ट पे उनकी एक्चुअली दो मीटिंग भी हुई थी नवंबर की। एक्चुअली वो मीटिंग में बंदा तो एक ही थी, मतलब ऐसा नहीं कि उसमें एकनाथ शिंदे साहब, आवाड़ साहब, पवार साहब, अजीत दादा तरीके ये फाइनल स्टेज पे होने वाला, और वो नवंबर के हमारे जो प्रकल्प काम जो गाँवठन का काम है निश्चित रूप से वो व्हाट्सअप करने वाले हैं। और मैं चाहता हूँ अगर ये इलेक्शन के पहले होता है तो मैं इलेक्शन के पहले लेने के लिए मैं मेरे एजेंडा में वो पहला है। दूसरी बात, मैं न्यू मुंबई में जितना डेवलपमेंट हो रहा है उसमें, और ये अभी जो सीजन चल रहा है कोरोना का, कोविड का, अभी अपने सबको सबक मिली, अच्छी सबक मिली कि कारपोरेशन में अपने कारपोरेशन के पास फंडिंग बहुत है जी, तो क्यों ना अपना खुद का एक मेडिकल कॉलेज हो। तो मैं पहला राष्ट्रवादी की तरफ से, महाआघाड़ी की तरफ से मेरा पहला प्रस्ताव ये रहेगा कि अपना नवंबर महानगर का पहला मेडिकल कॉलेज स्टार्ट किया जाए। उससे एक बेनिफिट कैसा होगा कि जितने भी स्टूडेंट्स निकलेंगे वो अपने स्थानिक लोग, पहले तो उधर बच्चे लोग जाएंगे, दूसरी बात उनको अगर कुछ प्रैक्टिस या कुछ करना है वो नवंबर के लिए हॉस्पिटल के लिए हो जाए। बिल्कुल, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप आप ये क्या ये सीन पूरा वर्ल्ड पे आया है, लेकिन आज सबने सबक लेना मांगता है। अभी कमिश्नर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं बोलता हूँ, मैं उस दिन मंत्रालय में बैठा था, टोपी साहब से मिला था, तो मैं पहला प्रस्ताव हमारे ये इलेक्शन होने के बाद पहला मेरा प्रस्ताव निश्चित रूप से मेडिकल कॉलेज का रहेगा और वही सब स्टूडेंट मेरे नवंबर के लिए काम करेंगे, ये मेरा पहला प्रस्ताव होगा। और बचे 2-4 सवाल गाँवठन के हमारे प्रकल्प हैं, ये अगर होते हैं तो हमारी नवी मुंबई सर्व रूप से एकदम संपन्न रहेगी। बहुत सारे तो रोड गटर मीटर तो होते रहेगा, इसमें दो राय नहीं। वो तो आपने अभी देखो, अभी नई स्टैंडिंग नए हाउस तो भी बांगर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी टीम अच्छी काम कर रही है, अपने पुलिस वाले अच्छे काम कर रहे हैं, अपने हॉस्पिटल वाले सब काम कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ ये टाइम जो अभी आया है उसमें कारपोरेटर्स भी आजी माजी सब अच्छे काम कर रहे हैं,
क्यों अभी लोगों को जरूरत है। तो ऐसा ये क्यों हो रहा है, ये क्लाइमेट ही ऐसा है, तो सबको साथ में लेके जाना, तो ऐसा ही चलते रहेगा आगे चल के। तो निश्चित रूप से कौशिक जी बोल रहे हैं यंग फील्ड आगे आएगी, तो यंग फील्ड में ताकत है, मतलब 24 घंटे में 18 घंटा काम करने की ताकत है। अभी बस हो गया, ये सब वही मांगता है, वही रिंग मास्टर मांगता है, खत्म करो ये सब। जो अच्छे काम करते हैं उनको ले लो। और मैं चाहता हूँ जितने 20 साल में 15 साल तो राष्ट्रवादी ने इधर डेवलपमेंट किया है, आगे चल के भी राष्ट्रवादी डेवलप करेगी। उल्टा अच्छी बात है, ये महागाड़ी में अभी हमारे शिवसेना के है, बहुत सारे नाटा साहब है जो कमिश्नर रह चुके हैं, उनके भी दिमाग में बहुत सारी अच्छी कल्पना है। मतलब राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो या शिवसेना, सब मिलके यंग फील्ड लाके निश्चित नवंबर के लिए अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल, बहुत पॉजिटिव थॉट्स। निशांत, आपके एरिया में तो पर्सनली भी देखें तो गांव के एरिया भी आ रहा है और नोडल एरियाज़ भी आ रहे हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपकी थिंकिंग क्या है कि अब नवी मुंबई को फाइनली आगे क्या फोकस होना चाहिए? जहाँ तक के डेवलपमेंट के लिए जो विज़न चाहिए, वो विज़न आज तक के नाइक साहब ने दिया हुआ है। और वही विज़न से आप देखोगे, आप शहर का पानी का सवाल हो, लाइट का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, प्रॉपर्टी टैक्स का सवाल हो, रास्ते, सब जो बेसिक जो शहर की जो डिमांड्स है, वो पूरी तरह से नाइक साहब ने पूरी अच्छी तरह से सुविधा दी है। आगे जाके देखेंगे अपन, जो मेरे भाई, बड़े भाई संदीप जी बोल रहे हैं कि गाँवठान की इश्यूज़, और वो जो बोल रहे हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं पे प्रशासन के लेवल पे वो थोड़ा रुका हुआ है। क्या है कि पॉलिसी जब भी बनी, वो टाइम से लेके अभी कम से कम नहीं करके भी एक दौर निकल गया है, 50 साल का पूरा एक दौर निकल गया है। तो उसमें जो बेसिक जो हमारे विलेजर्स हो या सड़कों की रीडेवलपमेंट की जो इश्यूज़ है, उसमें प्रशासन लेवल का काम और एक मानसिकता होने की जरूरी है। लेकिन वो इतना किस्सा बढ़ते गए कि उसमें बहुत सारा एक के अंदर एक पैर फंस गया है, इसके वजह से वो सॉल्व नहीं हो रहा है। लेकिन आगे जाके नाइक साहब नेतृत्व कर रहे हैं, आगे जाके वो अच्छी तरह से वो इशू भी शॉर्ट आउट करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि जो नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आज तक के अभी तक स्टेट में और पूरे इंडिया के अंदर 3 नंबर और ये स्टेट के अंदर 1 नंबर लेके आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ जो जैसे फिल्ट्रेशन प्लांट और ये सब में अच्छा काम हो रहा है। वैसे अभी आगे जाके पाम बीच रोड के ऊपर ओवरब्रिज बने, साथ ही साथ MIDC का रोड अच्छा बनते जा रहा है, ठाणे बेलापुर रोड अच्छे डेवलप हुआ है। तो अभी मुंबई से लेके कामुटे तक का रोड अच्छा बना हुआ है। तो ये सब नाइक साहब के विजन के वजह से हुआ है। MIDC का सेपरेशन, मतलब वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज आए और नई मुंबई के जो ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा है उनको वहाँ पे रोज़गार मिले, क्योंकि आज कोरोना के वजह से बहुत सारे लोगों का हालत ख़राब है, किसी के पास नौकरी नहीं रही, किसी के पास बिजनेस नहीं रहा। तो MIDC के थ्रू वहाँ पे 80% लोकल लोगों को, नई मुंबई के युवाओं को वहाँ पे नौकरी मिले। जो भी प्रोजेक्ट आए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को नौकरी मिले। ये सब आगे जाके हम सब उसमें काम करेंगे। जी बिल्कुल। और फाइनली करण, आप खुद भी एक पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, और जिस तरह से हम सब बात कर रहे हैं कि यूथ के एक नए आइडियाज़ है और एजुकेशन से बहुत फ़र्क पड़ता है, आप फाइनली क्या चाहते हैं नवी मुंबई का? सर देखिए सर, डेवलपमेंट तो नवी मुंबई में हो रहा है, लेकिन जो एजुकेशनल है, अभी आप देख सकते हैं सर, मैं SCC बोर्ड से पास हुआ, और जब भी BMC है, BMC में जो हमारे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे साहब, उन्होंने BMC में सर ICSE बोर्ड और IB बोर्ड पालिका के स्कूल में सर चालू किए। तो अभी सर मैं SCC बोर्ड से पढ़ा हूँ, अभी जो 30 ईयर से सर अभी वही बोर्ड चालू है। अभी जो बड़े स्कूल है वहाँ पे IB बोर्ड, SCSE बोर्ड है। तो अभी जो पालिका के अपने जो स्टूडेंट्स है वो तो सर वो लेवल पे सर मैच नहीं कर सकते। तो मेरे जैसा भी एक इलेक्शन होएगा तो मेरा पहला प्रस्ताव वही रहेगा कि अपने पालिका के स्कूल में भी IB बोर्ड और SCSE बोर्ड चालू करना चाहिए। और सर आप देख सकते हैं, जैसा BMC में आदित्य ठाकरे साहब ने टैब बांटा था,
जी टैब बांटा था। तो अभी मैं जब भी मैं चुन के आया था 2015 में, तभी भी मैंने महासभा में बोला था कि अपने जो पालिका के स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं उनको टैब देना चाहिए, क्योंकि अभी सर अभी कोरोना हो गया, देखो कोरोना हो गया है तो उसमें सर अभी ऑनलाइन क्लासेस हुए, जो अपने गोर गरीब बच्चे लोग हैं उनके सर पेरेंट्स तो सर अफोर्ड नहीं कर सकते नहीं कर सकते, बिल्कुल। हर एक स्मार्टफोन या टैब, तो तभी सर देता सर। अभी जो स्टूडेंट्स का सर एक साल जो है वो पूरा वेस्ट हो गया, तभी ये भी सर मेरी मांगनी होने वाली है। और एनवायरमेंटल में सर अपन बोलते सर ते झाडे लावा झाडे जगवा जी सर। बीजेपी के सरकार में सर वो आरे फॉरेस्ट 800 एकड़ का जो जमीन है वही सर पूरा फॉरेस्ट डेमोलिश करने के लिए थे, लेकिन जो शिवसेना पार्टी महाविकास आघाड़ी है उन्होंने सर फॉरेस्ट भी बचाया और जो कारशेड है वो कांजूर मार्ग में दिया, और महाविकास आघाड़ी के सरकार ने वो प्लॉट के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट वो प्लॉट दिए जी। तो जैसे मैंने कहा एजुकेशनल और एनवायरनमेंट के लिए, जैसे अभी इलेक्शन होने के बाद मैं महासभा में वो प्रस्ताव रखने वाला। बिल्कुल, और ऑब्वियस है कि आदित्य ठाकरे साहब से आप काफ़ी क्लोज है और उनके आइडियाज़ आप यहाँ पे ट्रांसलेट करना चाहते हैं नवी मुंबई में, तो जैसे सर काम आते रहते हैं, इधर सर दबाव में रहना पड़ता है कि यही महासभा में बोलना चाहिए और यही नहीं बोलना चाहिए। उधर एक काम लेके जाओ, वो एक काम के माध्यम से 10 काम के आइडिया आते हैं। राइट। तो बेसिकली बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह से हमने फाइनली देखा है कि पूरे जो हमारे यूथ लीडर्स हैं बहुत पॉजिटिव सोच है। ऑफ कोर्स पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह है, सभी को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, अपनी पार्टी पे कॉन्फिडेंस है, बट साथ में एक विजन है कि नवी मुंबई को किस तरह आगे बढ़ना। और जिस तरह से हमने सुना कि बहुत ही अच्छे, चाहे एजुकेशन को लेके हो, चाहे एनवायरनमेंट को लेकर हो, प्रकल्पग्रस्तों का मैटर हो या नोडल इश्यूज है, सभी के आइडियाज़ हैं, विजन्स हैं एंड काम कर रहे हैं और सभी को उम्मीद है कि बहुत अच्छे से करेंगे। जैसे कि मैंने कहा पार्टी पॉलिटिक्स तो रहेगी ही, बट एक यूथ में जो एक एजुकेशन है, जो एक समझ है, वो आज हमें दिखी। एंड ऑब्वियसली डिबेट्स में बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट्स होते हैं, आज हमें पहली बार हुआ कि किसी ने एक दूसरे को ज़्यादा कुछ काउंटर नहीं किया, एक दूसरे को रोका नहीं। और आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन कि नवी मुंबई के जो बागडोर है, जो नेक्स्ट जनरेशन के हाथों में है, बहुत अच्छे से है और इसी तरह आप सभी करते रहें। आप सभी को हमारी सब तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आए, अपना कीमती वक्त दिया। आवाज़ पे चर्चा में इस हफ्ते सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।